सलाम अर्ज़ है साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत को लेकर आते हैं। तो इस बार हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बहुत सारे खूबियों के मालिक जनाब सईद शेख साहब मौजूद हैं। पेशे से तो ये इंजीनियर है, लेकिन साथ साथ में ये काफ़ी अच्छा इल्म रखते हैं, कई किताबों के भी मुसन्निफ हैं। तो आज इनसे इनकी ये पर्सनैलिटी समझने के लिए इनको स्टूडियो पर मदऊ किया है। तो सही साहब, आप बताएंगे कि आपकी किस तरह से आप दो नावों में एक साथ सवार है, इंजीनियरिंग का भी पेशा करते हो और एक अच्छे राइटर भी हो, तो किस तरह इंसाफ दे पाते हो अपनी ज़िंदगी को? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने इस चैनल में मुझे बुलाया। देखिए, आपने कहा कि तारुफ, तो मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में अपना तारुफ दे देता हूँ कि मैं पेशे से वैसे सिविल इंजीनियर हूँ। एनआर्च कंसल्टेंट मेरी एक फर्म है, डिज़ाइनिंग फर्म है, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग काम करते हैं। लेकिन वो तो मेरा पेशा है। नहीं, आपने हमारे जो मदनी मस्जिद का मैं ट्रस्टी हूँ, तो वहाँ के लिए भी आपने काफ़ी खिदमत रही। आपने कई बार वहाँ के नक्शे बना दिए और उसके 1 रुपया तक नहीं लिया आपने, उसके लिए भी मैं एहसानमंद है। और भी आपकी खिदमत मजहबी जगहों के लिए रही होंगे। वो रहता है, वो जज्बा इसके लिए है कि खिदमत खल्क बहुत बड़ा सवाब करार दिया गया है इस्लाम के अंदर जी। तो जब से इंजीनियरिंग किया उसके बाद से ही मुझे ऐसा लगा कि जो कौम ने हमको कुछ दिया है तो हमको भी सामने कौम को कुछ देना चाहिए। ठीक, क्योंकि आज जो हम फैसिलिटीज़ हम जो भुगत रहे हैं, जैसा कि आज हम यहाँ एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, तो बहुत से हमसे पहले बहुत से लोगों ने तकलीफ़ें उठा के इंसानियत को किस तरह यानी सुकून पहुँचाया जाए, तो वो ऐसी इन्वेंशंस की है, तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने भी अपना ये एक एम बनाया था कि भाई अपनी जो सलाहियत, अल्लाह ने हमको जो सलाहियत दी है, तो वो सलाहियत का इस्तेमाल कौम के लिए और देश के लिए, समाज के लिए और लोगों की फलाह के लिए होना चाहिए। तो इस तरह ये खिदमत का एक जज्बा हुआ। और मेन चीज़ तो आपने जो पूछा कि वो मेरा पेशा है सिविल इंजीनियरिंग, और लिखना और पढ़ना ये मेरा शौक़ है। तो आपने कुछ किताबें भी तसनीफ़ की हैं और दूसरी भी आपके इल्मी खिदमत हैं, काफ़ी अखबारों में भी मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उसके मुताबिक थोड़ी जानकारी देंगे? मैंने 2 किताबें लिखी है। एक तो मध्य युग ना प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिकों जी, और दूसरी किताब मैंने लिखी है सफरताना सोपान। वो सफरताना सोपान जो है युवा साथी मैगजीन है जी, उसके अंदर मैं मोटिवेशनल जो आर्टिकल्स लिखता था, खास करके नौजवानों को मद्देनजर रखते हुए जी, वो आर्टिकल्स का कलेक्शन है। और अभी भी मैं युवा साथी में लिखता हूँ मैं आर्टिकल्स, और साथ साथ में साइन पेपर जो आता है, साइन साप्ताहिक जी, उसके अंदर भी मेरा आर्टिकल्स आते हैं। और उसके अंदर अभी एक नई कॉलम भी चल रही है जिसको 1 साल हो गया है, इस्लामी विश्वकोश के नाम से। हाँ, ये इस्लामी विश्वकोश क्या है खासकर, तो मैं ये समझना आपसे चाहता था। आपके उसके अंदर से जो आर्टिकल भी मैंने पढ़े, शायद आप अल अशरफ में भी लिखते हैं। हाँ, अल अशरफ मैगजीन में भी आपके मैंने आर्टिकल्स वहाँ पे भी देखे लिखता हूँ। हाँ, तो आप गुजराती ज़ुबान ही रहती है और कोई ज़ुबान में भी लिखते हैं? नहीं, मैं गुजराती ज़बान में इसके लिए लिखता हूँ कि वो उसमें मैं समझता हूँ हम जिस ज़बान के अंदर अपनी अभिव्यक्ति अच्छी कर सकें, अपना एक्सप्रेशन अच्छा कर सके, उसी ज़बान में लिखना चाहिए। उर्दू से तो वाकिफ़ है ही आपके? तो वाकिफ़ियत तो उर्दू से है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गुजराती भाषा में, गुजराती ज़बान में पढ़े हैं स्कूल, तो गुजराती में मैं समझता हूँ अच्छा लिख सकता हूँ, इसलिए गुजराती में लिखता हूँ। हाँ, तो हम अपनी असली बात पर आ जाएं कि आप इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया पर कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो वो इस्लामी ख्याल क्या है, वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएंगे? इस्लामिक एनसाइक्लोपीडिया, यानी जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया का मतलब ये होता है कि विश्वकोश, और उसके अंदर प्रसिद्ध जो महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष उसके अंदर तो सभी आ गए, मतलब राजकारणी भी आ गए, खिलाड़ी भी आ गए, कलाकार भी आ गए, शायर, लेखक और बहुत से मेरे जहन में एक और एनसाइक्लोपीडिया जैसे वहाँ से इंग्लिश में शाया हुआ है, लीडेंस है, उसकी तरफ आप तो इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो जो साहिन के एडिटर जो थे अनवर भाई जी, वो कुछ ऐसा चाहते थे कि भाई कुछ लोगों को मालूमात भी मिले, ठीक है, और लोगों का इल्म में इजाफा भी हो, और पता चले कि क्या है इस्लामी जो संस्कृति है, गुजराती जुबान। हाँ, जैसे अंग्रेजी जुबान में, उर्दू जुबान में तो इंटरनेट पर काफी कुछ मौजूद है, इन्फॉर्मेशन आप टाइप करें तो आ जाती है। इंग्लिश और उर्दू के अंदर तो ये सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, लेकिन गुजराती के अंदर
ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी। ठीक। तो फिर काफ़ी सोच विचार के बाद हमने ये सोचा कि भाई कुछ इस तरह का एक कॉलम चलाई जाए जी। इस्लामी विश्वकोश के नाम से। जी। तो अभी हम वो लिख रहा हूँ मैं। तो मुझे ये आपका जो इस्लामी विश्वकोश का प्लान है वो क्या आप अकेला तन्हाई कर पाएंगे? क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? तो इस तरह से आप इसको मुकम्मल कर लेंगे ऐसा आपको लगता है? देखिए, अभी तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ, और वो अकेला करने की वजह भी मैं बता देता हूँ कि टोनी मॉरिसन जो एक लेखिका थी अमेरिका की, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था जी। उनका एक कोट बहुत ही मशहूर है, जो आपने जो किताब बना लिया है, जो किताब आप पढ़ना चाहो, जी, अगर वो आपको ना मिले जी, तो आप खुद ही वो लिखना शुरू करो। क्या बात है, क्या बात है। तो जब मैंने देखा कि भाई ये इस्लामी विश्वकोश गुजराती में कहीं नहीं मिल रहा है, जी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत, आपके घर से शुरुआत कर दी आपने। तो अकेला, तो वो मजरूर सुल्तानपुरी का मशहूर शेर है, जी, जी, कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। क्या बात है। क्योंकि धीरूभाई ठाकर की मिसाल भी मेरे सामने थी। गुजराती विश्वकोश जो बना है वो धीरूभाई ठाकर ने अपने पहले स्टार्टिंग में उन्होंने ही शुरू किया था, फिर एक उनका बोर्ड बना एडिटर्स का, ये वो फिर आज वो कंप्लीट हो चुका है और बहुत मशहूर भी हुआ है वो। तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा गुजराती जुबान में भी एक बोर्ड ऑफ एडिटर्स हो, और जैसे कि फतवा आलमगीर के ज़माने में या बहुत मुस्तनद किताब फ़िक़्ह पर लिखी गई थी तो उनका भी एक बोर्ड ऑफ एडिटर्स के मातहत हुआ था। पड़ोसी मुल्क से भी एक एनसाइक्लोपीडिया इस्लामी मालूमात पे इस्लामियत पर शाया हुआ, तो उनका भी एक बोर्ड ऑफ एडिटर्स था। तो क्या गुजराती जुबान के कुछ ऐसे स्कॉलर्स आ गए हैं और इसमें आपकी इमदाद करके इसको मुकम्मल करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस तरह के जो विद्वान लोग जो हैं, जो जानकारी रखते हैं और अच्छे जो लिखते भी हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, प्रोफेसर्स हैं और जो पत्रकार हैं, तो वो लोग भी आगे आए। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए, एडिटर्स का बोर्ड बनाना चाहिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कोई संस्था को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, स्पॉन्सर करे इसे, कोई स्पॉन्सर भी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत नेक काम है और बहुत अच्छा काम है और बहुत बड़ा काम है। कोई अकेले से नहीं हो सकता जी, लेकिन मैंने अभी तो शुरुआत कर दी है। आपने फर्क के तौर पे शुरू कर दी, किक स्टार्ट लगा दिया, बनेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो ये अगर बन जाता है किसी सबब से, तो ये लोगों को क्या फायदा पहुंचाएगा? इसमें देखिए, अभी आप इंटरनेट पे अभी हर चीज़ मौजूद है, ठीक, लेकिन ये बात भी है कि इंटरनेट पे जो चीज़ें मौजूद है वो सब ज़्यादातर इंग्लिश में है, ठीक। तो जो गुजराती जानने वाले हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं जो लोग, तो अगर उनको जाननी है कोई बात तो फिर वो कैसे जानेंगे? तो कुछ इस तरह का गुजराती मवाद भी आना चाहिए इंटरनेट पे, ठीक। तो आपको क्या लगता है कितनी जिल्दों में मुकम्मल होगा? अगर होगा तो, अगर आप ये प्लान में अगर सक्सेस हुए तो? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सोचा दूसरी जुबानों में जो है, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ 20 भाग तो बन सकते हैं, 20 जिल्दें बन सकती है ऐसी। अच्छा, जैसे कि मतलब के और आपकी इल्मी खिदमत में आप ये भी करते हैं, इसके सिवा भी आप और कोई जो अखबारों में लिखते हैं, तो उसमें कौन से मौजूद आपके फेवरेट रहते हैं, ये समझना चाहिए? उसमें मौजूद एक फेवरेट मेरा ये रहता है कि नौजवानों को, जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, उनको मोटिवेट किया जाए, ठीक। क्योंकि मैं खुद भी यानी हर आदमी संघर्ष करके ही आता है जी, लेकिन मैंने भी काफ़ी संघर्ष करके आया जी। तो मैंने एम बना लिया था तब से ही कि मैं जब इंजीनियर बन गया तो उसके बाद से नौजवानों को मोटिवेट, यानी कि उनको प्रेरणा देने के लिए मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स भी लेता हूँ और वोकेशनल गाइडेंस भी मैं देता हूँ। तो इसका कोई चार्ज लेते हैं या फ्री ऑफ चार्ज? नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होता है, ठीक। तो आपने कोई ऐसी बड़ी बड़ी स्कूलों में कुछ किए हो लोगों के वोकेशनल गाइडेंस के, या फिर और कोई तरीके से लोगों सेल्फ हेल्प के तौर पर, ऐसा कुछ मोटी तौर पर बात बताएं इसकी? हाँ, वो FD स्कूल में भी ऐसे प्रोग्राम किए हमने। फिर AMP जो है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके तहत भी मैंने बहुत से जो स्किल डेवलपमेंट्स के जो लेक्चर्स हैं वो सब मैंने लिए हैं। मिसाल के तौर पे इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो इस तरह की स्किल डेवलपमेंट्स के जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब जो लेक्चर्स हैं, वो भी मैंने लिए हैं। इस तरह के वर्कशॉप भी किए हैं। मतलब सही साहब, आपने मशहूर ज़माना जो 2 किताबें लिखी हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट के ऊपर और एक सेल्फ हेल्प के ऊपर, तो ये किताबों के ऊपर थोड़ी और वजाहत करेंगे?
जो पहली किताब जो है सफरताना सोपान जी, वो तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मोटिवेशनल आर्टिकल्स जो मैं युवा साथी में लिखता था, ठीक है, उसका कलेक्शन है। ठीक है। तो आज जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मसला है लोगों का, हाँ जी, वो डिप्रेशन का है। लोग बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। ठीक। तो उसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि वो लोग कुछ पढ़ के उनको कुछ हिम्मत मिले, हौसला अफजाई हो उनकी जी, और कुछ मोटिवेट हो और जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए फिर से अपने आप को तैयार करें। क्योंकि मैं खुद भी, मैं माफ कीजिएगा, मैं खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो चुका था जब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला। ओके। और मेरे फादर का ये सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन दूसरे ही दिन उनको अटैक आया और 2-3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं खुद भी डिप्रेस हो गया था जी। लेकिन मेरे पास एक दिन अचानक ही, समझो रविवार बाजार के अंदर घूमते हुए, मोहम्मद माकंड की कैलिडोस्कोप जो किताब है, ठीक है, वो मेरे हाथ में आ गई जी। तो मैंने वो पढ़ी तो फिर से मतलब वो डिप्रेशन में से मैं बाहर आया और अपने आप को फिर मैंने जिसको कहते हैं मैं पॉजिटिव बना मैं, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हुई, मैं पॉजिटिव बना। तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो ये आर्टिकल्स है वो पढ़ के लोग जो हैं वो मोटिवेट हों। तो ये किताबें आपने फ्री रखी हैं या इसकी कोई कीमत भी नहीं? ये किताबें इसकी कीमत थी, लेकिन फिलहाल ये सब जो है वो अभी आउट ऑफ प्रिंट है, सब खत्म हो चुकी है। ठीक है। और जो दूसरी किताब है वो मध्य युग में प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिकों है जी। उसमें 87 जो बड़े बड़े जो मुस्लिम साइंसदान हैं जी, उनके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है। और उनकी जिंदगी के बारे में तो लिखा ही है, लेकिन मेरा मेन फोकस उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है साइंस में, उसके बारे में मैंने खास तौर पर उसमें लिखा है कि उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, उन्होंने क्या शोध की, उनकी क्या इन्वेंशन थी, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। नहीं, आपने जैसा कुछ इंटरव्यू से पहले आपने बताया था कि आपने इसको विकिपीडिया गुजराती को फ्री राइट्स देती है, तो जरा उसके ऊपर तौज़ी करेंगे? ये किताब वैसे ये हार्ड कॉपी जो है वो तो अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है, लेकिन मैंने विकीसोर्स गुजराती जो है यानी विकीमीडिया का ही एक पार्ट है विकीसोर्स गुजराती, तो उसको मैंने मतलब राइट्स दे दिए हैं जी। तो वहां से कोई भी आदमी वहां से पढ़ सकते। आप हमें भी इजाजत दे दें कि हम भी जो आपका इंटरव्यू शायद करेंगे तो उसके अंदर इसकी पीडीएफ की शक्ल पे जो है उसी के अंदर भी इसको इसके साथ में लगा। ठीक है, आप भी वो कर सकते हैं, वो इजाजत है, क्योंकि वो फ्री कॉमन्स करके एक जो होता है जी कॉपीराइट का, उसके तहत ही मैंने दे दिया है। बहुत तो ये थे जनाब सईद शेख साहब, जो बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं और आज हमारे स्टूडियो पर आकर इन्होंने बहुत कुछ वजाहत से बताया कि ये किस तरह से इन्होंने 2 किताबें जो लिखी हैं, मशहूर ज़माना इनकी रही हैं, अभी इतनी मकबूल हुई कि आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं अब ये, लेकिन फिर भी कोई जो हजरात इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर में हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो कोई भी इसको इस्तेमाल वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं। सईद शेख साहब, आपने जीपीएससी की भी कुछ स्टूडेंट्स तैयार किए एक ज़माने, मुझे याद पड़ता है, तो उसके ऊपर और आपकी तालीमी खिदमत भी इसमें एक आपका कोई ट्रस्ट इदारा भी था, उसके मातहत आप कर रहे थे, तो उसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे? हम लोगों ने 2005 में सबसे पहले सरोवर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, हमारे दोस्त हिदायत भाई सैयद ने जी। तो हम लोग थोड़े बैकग्राउंड में थे, लेकिन हम सब दोस्तों ने मिलके उसको शुरू किया था। उसका मेन मकसद यही था कि कौम के जो नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी तैयारी करें और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब में आए। तो उसके लिए हमने जीपीएससी लेवल तक की तैयारी हम फ्री ऑफ चार्ज कराते थे। उसके बाद हमने 2011 में हम लोगों ने एक और इदारा बनाया, रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसका मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था। बहुत खूब। और अभी रईस मुंशी उसके प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैंने 1-2 साल पहले रिजाइन किया है, क्योंकि काफी मसरूफियात की वजह से मैंने सारी जिम्मेदारियां नहीं किया है, तो अभी रईस भाई मुंशी उसको संभाल रहे हैं। तो वो क्लास अभी भी चल रहे हैं हमारे, और ये फ्री ऑफ चार्ज क्लासेस हैं, बिल्कुल जीपीएससी लेवल तक की तैयारी हम कराते हैं बच्चों को। और अब तक तकरीबन इतने सालों के अंदर हमारे 300 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं ऑलरेडी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। और मैं चाहता हूँ कि कौम के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस तरह अपने आप को तैयार करें, इसका फ़ायदा उठाए, अपने आप को तैयार करें, अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य है वो सामने रखते हुए अपना अच्छा करियर बनाए, क्योंकि इस समाज को, इस राज्य को, इस देश को ऐसे होनहार लोगों की बहुत जरूरत है। अब जिक्र छिड़ी गया तो मैं सोचता हूँ ये सवाल भी कर लूँ कि मुसलमान तलबा में आपने क्या कमियां देखी?
ये मुसलमान तलबा का खास बड़ा सबसे बड़ा मसला ये देखा हमने, ये एजुकेशन जो सोसाइटी हमने खोली उसमें जी, कि वो ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको जिंदगी में आगे क्या करना है। बहुत खूब। क्योंकि उनका जिंदगी का जो लक्ष्य मतलब कोई एम नहीं होता है, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता है। 80% स्टूडेंट से हम जब पूछते हैं कि भाई आपका जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे आते हैं हमारे पास, ये कोई यानी हंसने की बात नहीं है, ये जॉक नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। IAS की डिग्री लेनी है हमको। अच्छा। तो हमको उनको समझाना पड़ता था कि बेटा IAS कोई डिग्री नहीं है, ये जो UPSC जो एग्जाम कंडक्ट करती है 26 जो डिपार्टमेंट्स हैं, 26 डिपार्टमेंट्स की जो एग्जाम लेती है, उसमें से ये एक सर्विस का नाम IAS है। IAS, IPS, IFS, IRS, इस किस्म की मतलब 26 डिपार्टमेंट है, उसकी एग्जाम होती है। तो यानी बच्चों के अंदर काफी ये देखा गया है आपने कहा कि लक्ष्य नहीं है, तो वो लक्ष्य आप किसे कहते हैं? वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि इंसान का सबसे पहला तो जिंदगी का एक लक्ष्य मकसद होना चाहिए कि मैं जी रहा हूँ तो किस लिए जी रहा हूँ, मकसद हयात जो उर्दू में कहते हैं। तो वो लक्ष्य सबसे पहले उसको होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य उसको पता नहीं होगा तो कहाँ जाना, कैसे जाना, वहां वो उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब एक लक्ष्य सामने होगा तो उसको मैं ये समझना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के मकसद हयात क्या था, ताकि आप लोगों भी समझ पाए कि वो दूसरे तलबा हैं कि वो किस तरह से उनकी मकसद हयात को तय करना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद हयात यही है कि मैं नौजवानों को मोटिवेट करूं, लोगों को मोटिवेट करूं, उनको प्रोत्साहित करूं, पॉजिटिव बनाऊं। जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव सोच है, नेगेटिव एटीट्यूड है, वो दूर हो, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, ये एक ही बार मिलती है, हमको उसको अच्छी तरीके से जीनी चाहिए। एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो यानी दुनिया के झमेले में रहो, गमज़दा यानी दुखी होकर जियो, या शाद रहो यानी खुश होकर जियो। तो बारे दुनिया में रहो गमज़दा हो के रहो, या गमज़दा या शाद हो के रहो, कुछ ऐसा करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। मरने के बाद भी मर ना सके, मरने के बाद भी कुछ लोग आपको याद करें, या तो इस तरह ऐसी जिंदगी जी जाओ, या ऐसा कुछ लिख जाओ, या जुनैद ग़ज़ाली होगा, इस तरह की करना चाहिए ताकि लोग याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि बुरी तरीके से भी याद किया जा सकता है, लेकिन हमको ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमको अच्छी तरीके से याद रखें। जब जिक्र छिड़ी गया तो एक खुजली और सवाल की भी है कि मुस्लिम माँ बापों में क्या कमी देखी जो इनको तलबा को जो बहुत कुछ नड़ती है? मुस्लिम माँ बाप में सबसे बड़ा जो कमी हमने देखी है कि उनका खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है। और क्योंकि वो खुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन अभी कुछ हालात सुधरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हालात सुधरे हैं, तो ये इल्म की अहमियत उनमें आई है, तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो कुछ भी करके कुछ देवे भी करते हैं, मतलब कर्ज भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, वो लेने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आ गया है ये बात कि अच्छी तालीम होगी तो ही अच्छी ज़िंदगी होगी, अच्छा करियर बनेगा। तो अभी वो जो था मसला वो थोड़ा हल हो रहा है कि माँ बाप अब समझदार होने लगे हैं। और नहीं, वालिदैन में मतलब कदर शनासी नहीं है तालीम की, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, कदर शनासी है, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए तो वो लोन लेके भी देवा करके भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये पहले वो मसला था आज से 10, 20, 15, 20 साल पहले के वो खुद अनपढ़ होते थे, तो वो कुछ ऐसा ही होता था कि भाई पढ़ा के क्या फायदा है, नौकरी तो मिलती नहीं है। लेकिन अब वो जो नेगेटिव जो थिंकिंग था, जो नेगेटिव सोच है, वो अब थोड़ी दूर हो रही है कि भाई सिर्फ नौकरी करने के लिए ही नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये तालीम तो चलो एक इसके अंदर से हमारे अंदर एक नई सोच, नई रोशनी लाएगी, लेकिन साथ साथ में एक और बिगाड़ भी आ गया कि हमारी जो मुस्लिम खवातीन थी वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जाने लगी, तो इसका कोई तोड़ है आपके पास? इसका तोड़ तो ये तो समाज शास्त्रियों को सोचना चाहिए, और जो हमारे जो उलमा किराम हैं और जो हमारे आगेवान जो है लीडर्स, उनको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ एक पिछली बार एक खातून आई थी, ये एक पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम भी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि इस पे हमको सोचना चाहिए कि। और दूसरी बात तो मैं तो यही कहता हूँ कि माँ बाप को इस तरह से ऐसी इस्लामी तालीम देनी चाहिए अपनी बच्चियों को कि वो खुद उसका फर्क महसूस कर सके कि भाई उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सही शेख साहब, आपने तशरीफ ला कर यहाँ स्टूडियो पे इतनी जहमत ली।
तो तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि ये इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी जो सोच है और इनके जो ख्याल थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।